तो चलिए अब बात कर लेते हैं उम्मीदों के बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से क्या कुछ ऐलान किए गए हैं, इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस साल 3500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का लक्ष्य रखा है और तमिलनाडु से लेकर केरल, असम, पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात से नवाजा है। टेक्सटाइल पार्क से लेकर हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान को तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल के हाईवे का कायाकल्प करने का ऐलान भी किया गया है। निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल को भी खास सौगात से नवाजा है। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर हजारों किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम की जा रही है और निर्मला सीतारमण की ओर से यह भी कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कहीं ना कहीं बजट एक ऐसी चीज होती है जिससे जनता को काफी उम्मीदें होती है और उम्मीदों का बजट कहीं ना कहीं से नाम दिया जा रहा था। अब जब बजट पेश कर दिया गया है तो किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ लोगों में फिलहाल बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं? क्या संतुष्ट है लोग जो भी बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है उससे? जी देखिए आयुषी, अभी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है और जो मुख्य मांग जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना के बाद आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए या भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकार टैक्सेशन स्लैब में कुछ बदलाव कर सकती है, कुछ बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन टैक्सेशन स्लैब में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं दिया गया है। आप देखिए एग्रीकल्चर को और रेलवे को विशेष रूप से और हेल्थ को इसमें महत्व दिया गया है और चुनाव वाले जो 4 राज्य हैं, आप देखिए तमिलनाडु को 1.3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके जरिए 3500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वहां बन सकते हैं। 1100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे केरला में बनने हैं, जिसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। बंगाल में 25,000 करोड़ का लागत से हाईवे बनाए जाएंगे। असम में 34,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे और कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। यानी कि आप देखिए कि चुनावी राज्यों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। वहीं हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वो रेलवे हो, मेट्रो सिटीज हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो। बुजुर्गों को भी इसमें राहत दी गई है, चाहे वो 75 पार के बुजुर्ग हो जिन्हें टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट मिलने थे, उन्हें एक बेनिफिट दिया गया है कि उन्हें अब फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे काफी फायदे हुए हैं, लेकिन जो उम्मीद मध्यम वर्ग कर रहा था, मध्यम वर्ग इस बजट से इस बार अछूता रहा है। जी आयुषी। जी, और प्रशांत, कहीं ना कहीं जो किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, उन्हें भी काफी उम्मीद थी बजट को लेकर। एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही थी कि किसानों को इस बार बहुत कुछ राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ जो सुविधाएं और क्या कुछ नया किसानों के लिए लाया गया है? जी बिल्कुल आयुषी, में आप कृषि की बात आप कर रही हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि आज जब बजट पढ़ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया तो राजस्थान के नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने विरोध करते हुए वेल में आ गए। अकाली दल के 2 सांसद सुखवीर बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल, इन तीनों ने किसानों के पक्ष में विरोध किया और बजट का विरोध करते हुए 10 मिनट तक बजट को नहीं पढ़ने दिया और वेल में विरोध करते हुए फिर संसद से बाहर आ गए। वहीं अपील की कि किसानों के पक्ष में कृषि बिल वापस ले। बजट में जो अभी सामने है उसके अनुसार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का रखा गया है और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 फसलों को शामिल किया गया है जो जल्दी खराब हो सकती है, उनको इसके तहत फायदा मिलेगा, उन किसानों को फायदा मिलेगा।
उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी पहुंच बनाई गई है। इसके अलावा कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुघाट जैसे 5 शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु में भी मल्टीपर्पज सीविड पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने की है। जी आयुषी। जी, और इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ सरकार की तरफ से किया गया है, जहां लेह लद्दाख को भी नई सौगात यहां पर दी है, जहां लेह के जो बच्चे थे पहले उन्हें जम्मू कश्मीर पर निर्भर कहीं ना कहीं रहना पड़ता था अपनी कॉलेज की जो शिक्षा होती थी उसके लिए, लेकिन अब लेह को एक नई सौगात यहां पर दी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का वहां पर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है और आगे भी जो तमाम स्कूल हैं, तमाम अच्छी शिक्षा वहां के बच्चों को देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, ये भी कहना है निर्मला सीतारमण का। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके अलावा मैं बताऊं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो 750 एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहे हैं उसमें सुविधाओं का अपग्रेडेशन की भी घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि एनजीओ, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मदद से, यानी प्राइवेटाइजेशन की जो बात लगातार चल रही है उसके माध्यम से अब सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। 100 नए सैनिक स्कूल सरकार खोलने जा रही है। जी। वहीं अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा बजट है। उसके अलावा आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी घोषणा सरकार ने कर दी है। जी आयुषी। जी, और कहीं ना कहीं अगर प्रशांत पूरे बजट की हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत पर विशेष तौर पर इस बार ध्यान दिया गया है। जो कि तमाम चीजें भारत में निर्यात होती है उन्हें, उन पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। और जिन क्षेत्रों को, चाहे मत्स्य पालन की हम बात करें, पशुपालन की हम बात करें या फिर पर्यटन विभाग की हम बात करें, क्योंकि कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान इन सब चीजों को हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर जो हाईवे है, जो सड़कें हैं, उनके निर्माण के लिए, उन्हें और भी अच्छा बनाने के लिए विशेष तौर पर सरकार की तरफ से जो बजट है वो दिया गया है। और आने वाले जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव भी होने हैं, उन पर भी विशेष फोकस यहां पर रखा गया है। जी बिल्कुल, जैसा हमने अभी बताया कि चुनावी राज्यों को विशेष रूप से हाईवे के लिए हजारों करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, घोषणा की है। वहीं बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बिल लाया जाएगा जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जाएगा और 20,000 करोड़ रुपए के लिए बजट रखा गया है ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। उसके अलावा देखिए, एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने की घोषणा सरकार ने कर दी है, जिसके जरिए एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में क्या तरक्की हो रही है वो देखा जा सके। और हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI जो लगातार हाईवे बनाने का काम कर रही है, उसके लिए एक विशेष घोषणा कि वो अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित कर सकती है, यानी कि अब इंटरनेशनल फंडिंग भी होगी हाईवेज को बनाने के लिए। उसके अलावा रेलवे के फ्रंट कॉरिडोर को भी स्पेशली मोनेटाइज किया जाएगा जहां एयरपोर्ट बनना है, यानी कि जो रास्ते जहां पे सड़क, रेल मार्ग और वायु मार्ग एक साथ बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, जो कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है, स्पेशली दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, उसके लिए स्पेशल मोनेटाइज किया जाएगा। रेलवे के लिए भी नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया गया है ताकि फ्यूचर के लिए अभी से रेडी किया जा सके रेलवे सिस्टम को। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा कर दी है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा सोमनगर गोमो सेक्शन को PPP मोड पे बनाने की सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा आप देखिए, दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की घोषणा भी सरकार ने की है, उसके लिए भी स्पेशल बजट दिया गया है। विफ्टा डोम कोच शुरू करने की भी घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके अलावा आपको बता दूं, ओवरऑल जो बजट है रेलवे के लिए वो 1.10 लाख करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे को आने वाले 10 से 20 सालों में कहां देखना चाहता है हर भारतीय, उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है। इसके अलावा देखिए, आप शहरी इलाकों में मेट्रो में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए 20,000 नई बसें सरकार तैयार करवा रही है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो भी चल रही है। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो पे काम चल रहा है, लेकिन कम लागत से टियर 2 में शहरों में मेट्रो
लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू करने की भी सरकार ने घोषणा कर दी, यानी कि मेट्रो के बाद में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो भी सरकार की ओर से देखने को मिलेगी। वहीं कोची मेट्रो में भी 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर का हिस्सा बनाने की सरकार ने घोषणा की है। वहीं चेन्नई में एक 63,000 करोड़ की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। वहीं बेंगलोर में भी 14,788 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन सरकार बनाने जा रही है। नागपुर में भी 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ की लागत से सरकार मेट्रो बनाने जा रही है। तो आप देखिए, जो मेट्रो का डेवलपमेंट होगा, चाहे नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पैसों से हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से हो, चाहे विदेशी लोगों की मदद ली जाए, पार्टनरशिप दी जाए, उसके अलावा एयरपोर्ट डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, मेट्रो डेवलप की जा रही है, तो निश्चित रूप से देश के टूरिज्म को, डेवलपमेंट को, रोजगार को एक फायदा मिलेगा। जी आयुषी। लेकिन प्रशांत, दूसरी तरफ अगर इनकम टैक्स सेक्टर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद थी लोगों को कि इनकम टैक्स में किसी प्रकार का राहत यहां पर बजट में दी जाएगी, लेकिन ना तो इनकम टैक्स में स्लैब बदला है और ना किसी प्रकार की छूट मिली है। तो कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स में जहां सरकार को देना चाहिए था वहां पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, इनकम टैक्स को लेकर अगर बात की जाए, टैक्स स्लैब को लेकर, तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया बड़े संकट से गुजर रही है और सभी को नजर जो है हमारे देश पे, सभी लोगों की नजर, और टैक्स पेयर्स को हम सुविधाएं भी देना चाहते हैं। इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ उन्होंने एक स्पेशल ऐलान किया है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी जाएगी, उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। पेंशन लेने वालों को ये लाभ मिलेगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, 75 साल से अधिक एज है, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। एनआरआई लोगों के लिए भी एक टैक्स के लिए विशेष घोषणा की गई है कि उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। जो स्टार्टअप टैक्स देने में शुरुआत की छूट दी थी जिन स्टार्टअप को, उनकी टैक्स की छूट भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। तो आप देखिए, हालांकि मध्यम वर्ग को जो उम्मीद थी कि टैक्सेशन के स्लैब में सरकार बेनिफिट देगी, वो बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन एनआरआईओ को, बुजुर्गों को और नए स्टार्टअप को सरकार ने राहत देकर ये कोशिश की है कि देखिए, अगर बुजुर्ग लोग हैं या फिर किसी ने नया स्टार्टअप किया तो उसको टैक्सेशन में 31 मार्च 2022 तक छूट दी जा सकती है। जी आयुषी। जी प्रशांत, अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल को लेकर, और या फिर हम बात करें महंगाई को लेकर, तो जनता को इससे भी काफी उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही थी कि थोड़ी बहुत राहत इस बजट में इसे लेकर मिल सकती है। लेकिन इसे लेकर किसी प्रकार का राहत यहाँ पर नहीं दी गई है, सेस तमाम चीजों पर बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में और भी महंगाई को छू सकते हैं, और भी जो दाम है वो इसे छू सकते हैं? जी देखिए आयुषी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार आमजन भी विरोध कर रहा था और विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय जो घाटा है वो 6.8% रहने के अनुमान है। यानी कि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ की जरूरत है, जो 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। यानी कि सरकार ने एक तरह से इनडायरेक्टली इशारा दिया है कि अभी हम बहुत तो ये उम्मीद लोग ना करें कि वो कोई कटौती करके तेलों की कीमत में कटौतियां करने जा रही है, यानी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कटौती देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इस घाटे के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि टैक्स पेयर को थोड़ा और सहयोग करने की जरूरत है सरकार को, जिससे कि सरकार उन्हें भी बेनिफिट दे सके और आम आदमी को भी बेनिफिट दे सके। जी आयुषी। जी, इसी के साथ हेल्थ के सेक्टर पर विशेष तौर पर प्रशांत ध्यान दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी जो कि पिछले साल काफी तबाही इसने मचाई थी, देश में भी काफी असर इसका देखने को मिला था, उस पर विशेष तौर पर ध्यान इस बार दिया गया है। अगर थोड़ी बहुत मोटे तौर पर अगर मैं तमाम पॉइंट्स को जनता के सामने रखूं तो कोरोना वैक्सीन पर 2021 और 22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाने की यहाँ पर सरकार की तरफ से बात की गई है, बजट में इसे शामिल किया गया है और माना यह जा रहा है कि अगर इसके लिए ज्यादा अगर जरूरत पड़ी है तो इसकी रकम और भी बढ़ाई जा सकती है, ज्यादा फंड इसे और भी दिया जा सकता है। तो विशेष तौर पर अगर हम देखें, इस महामारी के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने एक विशेष फोकस हेल्थ सेक्टर में भी रखा है। जी बिल्कुल आयुषी, हेल्थ सेक्टर पे भी सरकार ने विशेष फोकस रखा है। जैसा आपने बताया कि 2021 और 22 के लिए 35,000 करोड़ फंड की घोषणा कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने कर दी है और कहा है कि
और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और भी फंड दे सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए न्यूट्रिशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जा रहा है। वाटर सप्लाई को बढ़ाने की घोषणा सरकार ने की है, हम्म। जिसके लिए 5 साल में 2,87,00,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करने जा रही है। उसके अलावा शहरी इलाकों में जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च करने का सरकार ने टारगेट रखा है। निमोक्कल वैक्सीन को भी देश में शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिससे कि 50,000 बच्चों की जान हर साल देश में बचाई जा सके। वहीं 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। ये यानी कि ये जो बजट दिया गया है 64,180 करोड़ का, जितनी भी नई बीमारियां हैं, चाहे वो वायरल बीमारियों, उन्हें के इलाज के लिए, उनके वैक्सीन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा, जो बहुत बड़ी रकम है। वहीं 70,000 गांव के वेलनेस सेंटर को भी इससे मदद पहुंचाई जाएगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर नए हॉस्पिटल बनाने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत करने की घोषणा सरकार ने की है। इंटीग्रेटेड हेल्थ कंफर्मेशन पोर्टल शुरू करने की घोषणा सरकार ने की है। पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट करने का उसमें प्रयास किया जाएगा। जी। इसके अलावा 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल के 3 लैब भी शुरू किए जाएंगे। यानी कि इस बार हेल्थ सेक्टर पे केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि पिछला साल जो था वो कोरोना महामारी के चलते पूरे देश ने, विश्व ने देखा है कि हेल्थ सेक्टर को कितनी ज्यादा जरूरत है। जी आयुषी। जी प्रशांत, चलिए ये तो थी तमाम पर्यटन क्षेत्र की बात और हेल्थ सेंटर की बात। अगर हम बात करें जो लोग घर अगर आने वाले समय में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, घर पर निवेश करना चाहते हो, तो उनके लिए क्या कुछ इस बजट में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आप अगर इस डेवलपमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर जो महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस एक्टर 1938 में बदलाव की घोषणा सरकार ने कर दी है। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% की घोषणा कर दी है। बैंकों से जो लोन की जरूरत होती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जरूरत होती है, तो आप देखिए आईडीबीआई के साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश की घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके अलावा आप देखिए सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। और एक एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भी घोषणा सरकार ने की है, जिसके जरिए आम आदमी का घर का सपना पूरा किया जा सके और उसको बेनिफिट मिल सके, जिसकी घोषणा सरकार लगातार करती है। ये कि मध्यम वर्गों, गरीब वर्गों, उसको अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में सरकार सहयोग करेगी। जी आयुषी। जी प्रशांत, अगर ओवरऑल इस पूरे बजट को देखा जाए तो चलिए, कोरोना के बाद जिस तरीके से जो मध्य वर्ग के लोग हैं उन्हें काफी उम्मीद इससे थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा था। चाहे रोजगार को लेकर हम बात करें तो काफी नुकसान यहाँ पर मध्य वर्गीय लोगों को और खासकर मजदूरों को भी यहाँ पर भुगतना पड़ा था। तो क्या कुछ लगता है, क्या जिस प्रकार से आज बजट की घोषणा की गई है उसके बाद इन तमाम क्षेत्रों में किसी प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा? जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या फिर मध्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार के सुधार की यहाँ पर उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, गरीबों की अगर बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, तो सरकार ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जा चुका है। हाँ। 80% लोग इसके कवर में आ चुके हैं। वहीं उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि उस योजना के जरिए 1 करोड़ लाभार्थियों को और लाभ पहुंचाने का सरकार काम करेगी। वहीं आप देखिए इसी प्रकार लगातार गरीबों को, चाहे मजदूर वर्ग हो, उसके लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। कृषि सेक्टर हो, चाहे वो फिशिंग सेक्टर हो, तो इसको लेकर लगातार, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, लगातार टेक्सटाइल पार्क हो, तो उसके जरिए एक राहत पहुंचाने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने आज अपने बजट के माध्यम से। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो मध्यम वर्ग को जो उम्मीद इस बजट से थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जी आयुषी। और अगर महिलाओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं, रसोई पर भी उनकी काफ़ी असर पड़ा था। जिस तरीके से जो गैस सिलेंडर के दाम है उनमें भी काफ़ी इजाफा यहाँ पर हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत जब सरकार ने की थी, अब और भी लोगों को इससे जोड़ने की यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए किस प्रकार का रहा ये बजट? जी देखिए, महिलाओं के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ये घोषणा है कि उज्ज्वला योजना के जरिए 1 करोड़ और महिलाओं को जोड़ा जाएगा, तो ये सबसे बड़ी योजना देखी जा सकती है, जिसके जरिए
महिलाओं को फायदा हो सकता है। इसके अलावा असम बंगाल की जो टी वर्कर्स महिलाएं हैं, जो वहां पे चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ की घोषणा की है। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो जनगणना है अगली, वो पहली डिजिटल जनगणना होगी इस बार, जिसपे 3768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जी। जो महिलाओं और बच्चों के लिए आप स्कीम पूछ रहे हैं कि असम और बंगाल में जो हुआ है, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि असम और बंगाल के जो चाय के बागान हैं, उसमें लगातार महिला मजदूरों, बाल मजदूरों, उनका शोषण होता है। तो उसे रोकने के लिए इसे आप चुनावी फंडा भी मान सकते हैं, क्योंकि असम में भी चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। लेकिन 1,000 करोड़ की घोषणा करके सरकार ने उनको राहत पहुंचाने का भी प्रयास किया है और चुनाव से पूर्व एक मैसेज देने का भी प्रयास वहां की जनता को किया है। जी आयुषी। चलिए प्रशांत, ये तो थी तमाम सेक्टर्स की बात। अगर हम बात करें गैजेट्स की, क्योंकि देखिए ज्यादा उम्मीदें जो भी लोग गैजेट्स लेने में शौकीन होंगे, जो आने वाले समय में गैजेट्स लेने की सोच रहे होंगे या फिर किसी प्रकार के सोने चांदी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए फिलहाल क्या कुछ विशेष इस बार रहा है बजट में? जी देखिए, उनके लिए अभी ऐसा कोई विशेष घोषणा सरकार ने नहीं की है। कस्टम ड्यूटी की हम बात करें, जिससे उस पर फर्क पड़ेगा, 400 पुरानी छूट का रिव्यू करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। लेकिन अगर रिव्यू से कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर बदलता है, यानी कस्टम ड्यूटी बढ़ती है या घटती है, तो निश्चित रूप से गैजेटों के रेट्स पे फर्क पड़ेगा। जिसे गैजेट्स चाहिए उनको काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन 1 अक्टूबर से सरकार रिवाइज कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू कर देगी और अभी उसके लिए एडवाइजरी कमेटी बैठाएगी, लोगों से एडवाइस मांगेगी, पब्लिक ओपिनियन लेगी, उसके बाद तय होगा। वहीं आयरन एंड स्टील एंड पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है, ताकि मेटल रिसाइकल्स को मदद मिल सके, और कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जा रही है। और आप गोल्ड की जो बात करें, तो गोल्ड व सिल्वर पर भी 12.5% कस्टम ड्यूटी है, इसे नेशनलाइज किया जाएगा। उसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 15% कस्टम ड्यूटी कर दी जाएगी। और किसानों की मदद के लिए, यानी कॉटन का अगर कुछ चाहिए तो 10%, कच्चे रेशम पर, रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी की घोषणा सरकार ने कर दी है।